मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी। मेरा नाम पल्लवी वर्मा है। मैंने यूपीएससी 2020 में 340th रैंक हासिल की है और ये मेरा 7th अटेम्प्ट था। इस पूरी जर्नी में मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा था। बाकी मैं जो अपनी जर्नी ब्रीफ में ये बताना चाहूँगी कि इतना समय मुझे काफ़ी चीज़ों के कारण लगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें बहुत सारे टॉपर्स एम्फसाइज़ करते हैं, उसे बहुत लाइटली लिया, बहुत इग्नोर किया और हमेशा ये सोचा कि हाँ, पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। पढ़ने से हो जाता है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो टॉपर्स बताते हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ें होती हैं। इसलिए आई थिंक मैं इस प्लेटफ़ॉर्म का बहुत-बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने काफ़ी सारे टॉपर्स को बुलाया है और उन्हें ये अपॉर्च्युनिटी दी है कि वो बच्चों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें एंड मैं भी जितना अपनी 7 साल की जर्नी में मैं सीखी हूँ वो आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगी और स्पेशली जो गलतियाँ मैंने की हैं मैं चाहूँगी कि आप लोग उन गलतियों से सीखें और आप ये सब गलतियाँ ना रिपीट करें। सबसे पहले मैंने यूपीएससी की तैयारी 2013 में शुरू की थी। उस टाइम मेरी पहली गलती मैं अपने अटेम्प्ट्स के साथ ही मेरी गलतियाँ भी सुधरती गईं या आप कह लीजिए कि अटेम्प्ट के साथ गलतियों का नंबर भी बढ़ते गया था। 2013 में मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। उस टाइम पे मैंने मेहनत बहुत करी थी, पढ़ा भी बहुत था, लेकिन जो बेसिक किताबें होती हैं, जो सारे टॉपर्स एम्फसाइज़ करते हैं, मैंने वो बेसिक किताबों को इग्नोर किया। मैंने ये सोचा कि शायद मैं अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ूँगी तो उन्हीं से सारी चीज़ें हो जाएँगी। जो सारी चीज़ें टॉपर्स कहते हैं कि आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, आप स्पेक्ट्रम पढ़िए ये किताबें मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में नहीं पढ़ी थी। दूसरी गलती ये की थी मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में कि मैंने प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर्स तो बहुत सॉल्व किए लेकिन मैंने उन टेस्ट पेपर्स को कभी एनालाइज़ नहीं किया। सिर्फ़ सॉल्व करके रख देती थी और ये सोचती थी कि ठीक है टेस्ट हो गया है, मार्क्स इतने आए आए हैं, नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं। लेकिन नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं वो आप तभी समझ सकेंगे जब आपने अपने पुराने टेस्ट को एनालाइज़ किया होगा। तो टेस्ट का एनालिसिस भी मैंने ठीक से नहीं किया था। तीसरी चीज़ ये है कि मैंने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में जो हम कहते हैं इंटेलिजेंट गेस वो बिल्कुल भी नहीं किया था। आई अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है एंड हमें काफ़ी सोच समझ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिस्क नहीं लेना है। प्रीलिम्स में हर साल 30-40 क्वेश्चंस ही जो होते हैं वो सब कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं, उसके बाद आपको इंटेलिजेंट गेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे तब नहीं पता थी। तो मेरे पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में मैं अपने प्रीलिम्स के फेलियर को हैंडल नहीं कर पाई। तो ये एक और गलती थी कि मैंने बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम को इतना अपने आप पे हावी कर लिया था कि एक फेलियर से मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। और ये चीज़ मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि इस एग्ज़ाम में फेलियर को आप पॉज़िटिवली लीजिए। ये सोचिए कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 1 के लिए एम कर सकते हैं। एंड आई एम ऑनेस्टली टेलिंग कि आप में से जो लोग भी ये सेशन देख रहे हैं, जो लोग भी इस वीडियो को आगे देखेंगे, एवरी वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू हैज़ द पोटेंशियल टू बी इन द लिस्ट और टू even top the examination, even if you have failed prelims once, twice or thrice. So when you get a failure, इसको इस तरह से कभी नेगेटिवली नहीं लेना है। तो नेगेटिव होने के कारण मैंने अपना काफ़ी समय डिप्रेशन में और जिसे कहते हैं ना कि मेंटल स्ट्रेस में इतना समय ख़राब किया कि मेरी पूरी साल की पढ़ाई अफ़ेक्ट हो गई थी उस चीज़ से और मैं अपना नेक्स्ट प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाई थी। तीसरे अटेम्प्ट में फिर मैंने थोड़ा-सा ये लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम सुधरेंगे, अब हम इम्प्रूव करेंगे और उस टाइम पे मैंने बहुत सारी अपने लाइफ़ में चेंजेस लाए। अब लाइफ़ के अप्रोच को थोड़ा चेंज किया, थोड़ा मेडिटेशन, पॉज़िटिव थिंकिंग, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों से मिलना, ये सारी चीज़ें शुरू की। अपने अपने आस-पास के लोगों से अपनी इनसिक्योरिटीज़ शेयर करना और थोड़ा-सा पॉज़िटिव अप्रोच रखना लाइफ़ में। तैयारी करते टाइम बहुत ज़्यादा कभी-कभी हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। तीसरे अटेम्प्ट में फिर मुझे इंटरव्यू कॉल आया।
उसके बाद उस टाइम पे मैंने प्रीलिम्स अच्छे से किया था काफ़ी। उस टाइम पे मैंने मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छे से की थी। लेकिन जो गड़बड़ हुई थी वो ये हुई थी कि मेंस की मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रीलिम्स के पहले की थी। प्रीलिम्स के बाद मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई। मुझे लगा कि शायद बिना टेस्ट सीरीज़ लगाए मेरा हो जाएगा। और ऑल्दो मेंस मैंने क्लियर किया, लेकिन वो काफ़ी कम मार्जिन से था। शायद 3-4 नंबर से ही मेरा मेंस क्लियर हुआ था और मुझे इंटरव्यू कॉल आई थी। उसके बाद इंटरव्यू कॉल आने के बाद मुझे इंटरव्यू का प्रोसेस पूरा नहीं पता था। मतलब ये चीज़ें पता थी कि डैफ पढ़ना होता है और डैफ से क्वेश्चंस निकलते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस तरीके के क्वेश्चंस निकलते हैं। अभी तो आई थिंक सोशल मीडिया आने के बाद से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई है कि क्वेश्चंस आपको सॉर्टेड मिल जाते हैं, आपको टॉपर्स के मॉक इंटरव्यू के वीडियोस मिल जाते हैं। 2016 में ये सब नहीं होता था, तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगता था कि किस अप्रोच से आपको तैयारी करनी है। एंड वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा आई थिंक मेरे इंटरव्यू को लाइटली लिया था। और ये मैं सभी को कहती हूँ कि जितना प्रीलिम्स और मेंस इम्पॉर्टेंट है, उतना ही आपकी इम्पोर्टेंस जो है वो इंटरव्यू की होती है। आप उतनी ही मेहनत उसके लिए करिए। वो क्या, मैंने उसके बाद वो भी नहीं हुआ मेरा इंटरव्यू। फिर नेक्स्ट ईयर मेरा फिर मेंस नहीं क्लियर हुआ क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं लगाए थे। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने फिर प्रीलिम्स दिया तो फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम मैं एक्सेसिवली विजन 365 पे रिलाई करी थी। बाकी अपना बेसिक्स में शायद मुझे लगा कि मैं कर लूँगी ओवर कॉन्फिडेंस में, और उस चक्कर में प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर 2019 में सब कुछ एकदम कंसिस्टेंटली किया, लेकिन उस टाइम कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, तो वहाँ फिर नहीं हुआ। इन 2020 में इस बार फिर मैंने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का सब कुछ होलिस्टिकली प्रिपेयर किया, तो फाइनली दिस टाइम आई कुड सिक्योर 340 रैंक। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रैटेजी, as we all know, there are 3 stages of this exam. One is prelims, another is mains, and next in the interview. So for prelims and mains, there are 2 sections. One is static and another one is current affairs. In prelims for static, we have history, we have geography, then we have polity, then we have economy, environmental, science and technology. And in current affairs, we have it is actually current affairs and miscellaneous sections where you have government schemes, acts, policies, etc. So for prelims, my strategy was basically to cover the basic books first. Especially there are books like which are there for subjects which you shouldn't actually, which you should actually not miss, and उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है. For example, there is Lakshmikant book for polity. Then there is old NCRTs for ancient India, modern India. Modern India you can refer Spectrum. For ancient India and medieval India you can refer old NCRTs or the new NCRTs. Both are equally good, but I personally referred old NCRTs and found them good. Then coming on to geography. For geography, there are different sources. First is the NCRT books, especially the 11th, 12th NCRT books. And then apart from that, there are sources like GC Leong. I personally did not refer GC Leong. I completely relied on NCRTs for my preparation of geography. For mapping and other issues that I couldn't understand in NCRT, for that I referred Mrunal's Rajtanil Solanki ma'am's video, as well as PMF IS website for various locations or various climatic regions that I was not able to understand. So my primary sources for geography was NCRT, PMF IS website, and a lecture on of geography by Rajtanil Solanki ma'am on mrunal.org's website, or Mrunal's YouTube channel also you can find. Then coming on to environmental sciences. Environmental sciences, my primary source was the current affairs. And in case of the static portion, I relied on Shankar IS's material or the booklet that comes of Shankar IS. Coming on to polity again, current affairs plus the Lakshmikant booklet. For economics, I relied on my classroom notes, as well as there was Mrunal.org's lecture PDFs are also there on Telegram. For some topics that I couldn't understand properly, I referred those things. Apart from this, I did not refer any other source. Then for current affairs,
Current affairs, I referred insights on India's current affairs booklet. I used to daily follow their daily current affairs, the daily current affairs that comes on Insights website. I used to follow that, and apart from this, I did not refer any other source except for the newspaper plus the Insights website. Other than that, I did not refer any other source for current affairs.